नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संस्कृत अक्षरों के उच्चारण स्थान पर विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत के अक्षर के उच्चारण स्थान, संस्कृत आधार भाषा है। इस भाषा के अक्षरों के उच्चारण स्थान को समझने के बाद अगले वर्ग में हम हिंदी के अक्षरों के उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ध्वनि को। ध्वनि को साउंड कहते हैं, परंतु यह ध्वनि जो है वाक ध्वनि है। बहुत ही सीमित अर्थ में ध्वनि का जितना व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है भौतिक विज्ञान में, और उतने व्यापक अर्थ में व्याकरण में या भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ नहीं लिया जाता है। तो ध्वनि का अर्थ वाक ध्वनि है और साउंड का अर्थ स्पीच साउंड है। यह ध्यान में रखना है। और वाक ध्वनि क्या है? वाक मतलब मौखिक भाषा, और मौखिक भी किसके मुंह से निःसृत भाषा? मनुष्य की मौखिक भाषा, मनुष्य की मौखिक भाषा। तो वाक ध्वनि हम उस ध्वनि को कहते हैं जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है और भाषा के उपयोग में लाई जाती है। वाक ध्वनि या स्पीच साउंड को हम इसी तरह समझेंगे। वाक ध्वनि या संक्षेपतः ध्वनि वह ध्वनि होती है जो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है और भाषा में व्यवहृत होती है, भाषा के व्यवहार में लाई जाती है या भाषा के उपयोग में लाई जाती है। तो जो वाक ध्वनि है वही स्पीच साउंड है। और हम समझेंगे अक्षर। अक्षर देखिए, हमने ध्वनि को समझा है, वाक ध्वनि को समझा है। तो वाक ध्वनि के उच्चारित रूप को अक्षर कहते हैं। यह अच्छी तरह समझ रखने की आवश्यकता है। ध्वनि के या वाक ध्वनि के उच्चारित रूप को, मानव मुख से उच्चारित रूप को अक्षर कहा जाता है। और अक्षर और वर्ण में सूक्ष्म अंतर है। वह अंतर यह है कि अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। अक्षर के लिखित रूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। रंग, रंगने की वस्तु, रंगने की वस्तु या रंजन की वस्तु, रंजन की वस्तु, यह है रंग है। वर्ण मतलब रंग। और यह भी स्पष्ट रूप से समझने वाली बात है कि अक्षर को हम जब भी लिखेंगे
तो किसी न किसी वर्ण में ही लिखेंगे। लाल वर्ण से लिखेंगे या काले वर्ण से लिखेंगे या हरे वर्ण से लिखेंगे या नीले वर्ण से लिखेंगे। और इस तरह से जैसे ही हम इसके अक्षर को लिखित रूप में प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वह किसी न किसी रंग में ही आता है। इसीलिए इसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण अक्षर का लिखित रूप है जो लिखे जाने पर किसी न किसी रंग में ही अभिव्यक्त होता है। और वर्ण जो है वह दृष्टि का विषय है, आँखों का विषय। और अक्षर जो है वाक ध्वनि का या ध्वनि का उच्चरित रूप है। इसीलिए यह जो है मुख का विषय है उच्चारण के स्तर पर, और श्रवण के स्तर पर यह कानों का विषय, कर्णेंद्रियों का विषय। यह अच्छी तरह से समझ रखने की आवश्यकता है। यह रंग जो है अभिनय है। यह रंग मैंने बताया है चंद्र बिंदु के साथ रंग मतलब रंजन की वस्तु, रंगने की वस्तु। और यह रंग जो है अभिनय है। जैसे रंगमंच, अभिनय का मंच, रंग कर्म, अभिनय का कर्म, रंगकर्मी, अभिनय करने वाले कर्मी हैं। तो इस तरह से रंगमंच, रंगकर्म, रंगकर्मी, तो यह है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो इस सूक्ष्म अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इतना हमने समझा है। और अक्षर के देखिए, अक्षर के कितने अर्थ होते हैं। अक्षर जो है वाक ध्वनि का उच्चरित रूप है। तो उच्चरित रूप होने से यह ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। और एनर्जी हम जानते हैं वह अनश्वर होती है, केवल उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में अंतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अक्षर, तो अक्षर का एक अर्थ जो है जो अक्षर है, अक्षर का एक अर्थ जो है यह ध्यान में रखना है, अक्षर। हाँ, न क्षरति इति अक्षरम, तो जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, वह अक्षर है। हम जो कुछ भी उच्चरित कर देते हैं वह ध्वनि ऊर्जा में है और उसका ऊर्जा का नाश नहीं होता है, इसीलिए इसको अक्षर कहा गया है। और यह अक्षर उच्चारण का विषय है, मुख का विषय है और श्रवण का विषय है, कर्णेंद्रियों का विषय है, कानों का विषय है। एक तो यह है। दूसरा, और अब देखिए ध्वनि जो है, अक्षर जो है वह उच्चारण के रूप में अनश्वर है, तो इसीलिए इसको अनश्वर भी कहते हैं। अच्छा, ब्रह्म भी अनश्वर माने गए हैं, इसलिए अक्षर को ब्रह्म भी कहते हैं। यहीं से समझना है कि क्यों इसको ब्रह्म कहते हैं। तो तुलनीय है, अनश्वरता से तुलनीय है। अक्षर भी ऊर्जा रूप में, ध्वनि ऊर्जा रूप में अनश्वर हैं और ब्रह्म भी अपने स्वरूप में अनश्वर हैं, इसीलिए अक्षर वे भी कहे जाते हैं। और अक्षर ये भी वाक ध्वनियाँ भी अक्षर कही जाती हैं।
तो यह समझना है। वर्ण जो है वह अनश्वर नहीं है, वर्ण नश्वर है। कागज़ पर लिखते हैं, भोजपत्र पर लिखते हैं, किसी तालपत्र पर लिखते हैं, वस्त्रपट पर लिखते हैं, तो किसी पर भी लिखते हैं तो वह कुछ दिनों में घिस पिटा करके जर्जर हो करके फट चिट करके जो है वो उसके साथ वह भी वर्ण नष्ट हो जाता है कालांतरण में। लेकिन अक्षर यह नष्ट नहीं होता है, यह हमको समझना है। तो वाक्य ध्वनि को अक्षर कहते हैं, अनश्वर को अक्षर कहते हैं, ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। और दूसरा है अक्ष जो र अक्षर, यानी जो कील युक्त हो वह अक्षर है, जो ध्रुव युक्त हो वह अक्षर है। ध्रुववान, कीलवान वह अक्षर है, जिसका कोई अक्ष हो वह अक्षर है। तो इस तरह से हमने अक्षर को समझा है। स्वर को भी अक्षर कहते हैं, स्वर को भी अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से अक्षर के कई अर्थ होते हैं, यह हमने समझा है इसको। अब देखेंगे कि संस्कृत के अक्षरों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, और हम एक एक करके समझेंगे और विश्लेषणात्मक विधि से, वैज्ञानिक विधि से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर कभी इसको भूलेंगे नहीं, जीवन में नहीं भूलेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अक्षर जो है वह एक स्थानिक होता है उच्चारण की दृष्टि से, एक ही स्थान से उच्चारित होता है। द्विस्थानिक होता है, दो स्थानों से उच्चारित होता है। त्रिस्थानिक होता है, तीन स्थानों से उच्चारित होता है। और चतुर्स्थानिक होता है, एक अक्षर चार चार स्थानों से उच्चारित होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखिए आ है, आ, तो आ का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ है और इसीलिए इसको कंठीय भी कहा जाता। कंठीय, कंठ से संबंधित, कंठ के योग्य, कंठ से उच्चारण करने योग्य, कंठीय। आ का उच्चारण स्थान कंठ। आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कंठीय कहा जाता है। और आ का उच्चारण स्थान कंठ, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कंठीय कहा जाता है। ह्रस्वई, ह्रस्वई का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, और इसलिए इसको तालव्य कहा जाता है। जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान तालु हुआ करता है उन अक्षरों को तालव्य कहा जाता है। तालव्य, तालु से उच्चारण होने योग्य, तालु से उच्चारण करने योग्य, तालव्य। और दीर्घ ई, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है और इसीलिए इसको भी तालव्य ही कहा जाता है। ह्रस्व उ, और इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, ओष्ठ, और इसीलिए इसको ओष्ठीय कहा जाता है। दीर्घ उ, और इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसीलिए इसको भी ओष्ठीय कहा जाता है। री,
री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसीलिए इसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। मुख में स्थित, मुंह में स्थित, मनुष्य के मुंह में स्थित जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनमें मूर्धा सबसे ऊपर होती है, शीर्ष पर होती है, शिखर पर होती है, सबसे ऊंची जगह पर होती है। इसीलिए मूर्धन्य का अर्थ हुआ करता है लक्षणा से कि शीर्षस्थ, शीर्ष पर स्थित, यह सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। तो कहते हैं कि तुलसीदास कवियों में मूर्धन्य माने जाते हैं, मूर्धन्य हैं तो मतलब सबसे ऊंचे हैं। मूर्धन्य का अर्थ यह है क्योंकि मूर्धा मानव मुख के उच्चारण स्थानों में सबसे ऊपर है। री तो यह भी मूर्धा से उच्चरित होती है री, और इसीलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। अब देखेंगे लिरी, और लिरी का उच्चारण स्थान जो है वह दंत है और इसीलिए इसको दंत्य कहा जाता है। ए, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। ए जो है अ और ई है, यही ध्यान से समझने की जरूरत है। ए जो है यह अ है और ई है, तो अ का उच्चारण स्थान यहाँ से देखिए कंठ है, तो कंठ्य, और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो कंठ्य तालव्य। ए का उच्चारण कंठ तालव्य, कंठ से और तालु से। ए का उच्चारण कहाँ होगा? कंठ से होगा और तालु से होगा, इसीलिए ए को कंठ्य तालव्य कहा जाएगा, कंठ्य तालव्य कहते हैं। उसी तरह से अय है, तो यह जो है आ है और ए है, तो अ का उच्चारण कंठ से और अय का उच्चारण कंठ से और तालव्य से। तो यह देखिए कंठ्य, कंठ्य और तालव्य, तो आय है ना, कंठ से और तालु से, तो कंठ्य कंठ्य तालव्य। अय का उच्चारण, ए का उच्चारण द्विस्थानिक है लेकिन अय का उच्चारण त्रिस्थानिक है। इतनी शीघ्रता से उच्चारण हम करते हैं क्यों, तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करके देखेंगे, आ जोर आ जोर ई, ए का विश्लेषण जो है आ और ई, ए, तो यह कंठ है, यह कंठ है और यह तालु है, तो कंठ कंठ्य तालव्य त्रिस्थानिक उच्चारण है इसका। हाँ, लेकिन शीघ्रता में हम ऐसे बोलते हैं। ओ क्या है? अ अजोर ऊ, तो आ का उच्चारण कंठ से होता है इसीलिए यह कंठ्य है, और ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है इसीलिए यह ओष्ठ्य है, तो ओ का उच्चारण कंठ्योष्ठ है, कंठोष्ठ्य यह है, कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ्य।
तो ओ का उच्चारण जो है वह कंठ्यौष्ठ्य है, कंठ्यौष्ठ्य। और औ का भी उच्चारण देखिए, आ है और ओ है, तो वही है कंठ और ओष्ठ्य से, कंठ्यौष्ठ्य औ का उच्चारण। और अंग, अब देखिए अंग का उच्चारण जो है वह आ का उच्चारण कहाँ से? कंठ से, तो यह कंठीय है अ। और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से, यह नासिकीय है। तो अंग जो है कंठीय नासिकीय है, यह द्विस्थानिक है, यह समझना है। अंग कंठीय और अनुस्वार नासिकीय ध्वनि है, तो अंग का उच्चारण स्थान कंठीय नासिकीय अह। अब देखिए आ का उच्चारण कंठ है, तो यहाँ जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा, यह ध्यान में रखना है सूत्र रूप में। आह कंठ्य कंठीय है, यह द्विस्थानिक है, पुनरावृत्त तो होता है लेकिन उच्चारण स्थान ये आह कंठ्य कंठीय है, यह ध्यान में रखना है। तो सभी स्वरों के उच्चारण स्थान को हमने देखा है। तो यह देखा है हमने संस्कृत के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान को हमने अच्छी तरह से देखा है और समझा है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, यह समझने वाली बात है। अनुस्वार, अब देखिए अनुस्वार जो है चूँकि यहाँ आया हुआ है, तो अनुस्वार जो है वह अनुस्वर ही है। अनुस्वार जो है वह वास्तव में अनुस्वर है। हम अनुस्वार कहते हैं, उच्चारण की सुविधा के लिए कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो है, शुद्ध शब्द जो है अनुस्वर है, यह ध्यान में रखना है। अनुस्वर, इसी को हम लोग मौखिक उच्चारण में अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार यह शुद्ध नहीं है, अनुस्वर शुद्ध है। अनुस्वर, अनुस्वर को हम लोग अनुस्वार अनुस्वार कहते हैं। और मज़े की बात तो यह है, और कष्ट भी होता है, कुछ लोग अनुस्वार भी बोलते हैं, तो ये वह नहीं करना है। अनुस्वार वास्तव में अनुस्वर है। और अनुस्वर का अर्थ होता है कि जिसका उच्चारण स्वर के अनु यानी पीछे पश्चात होता है। अनुस्वर का उच्चारण जो है स्वर के पीछे, अनु मतलब पीछे, स्वर के पश्चात इसका उच्चारण होता है, अंग है ना, या कंठ है। तो क में अ है, यहाँ यह है, तो कंठ, तो अ के बाद इसका उच्चारण होता है। तो यह है, जहाँ भी आप देखेंगे हंस, वंश, तो व के बाद आ के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है, वंश। तो यह नहीं है कि इसी के साथ उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण इस प्रकार होता है। परंतु चंद्र बिंदु जो है अर्धचंद्र है,
तो अर्धचंद्र नहीं बोल करके हम लोग चंद्र बोलते हैं, या पूर्ण चंद्र नहीं है, तो अर्ध चंद्र है या उस पर बिंदु है, तो इसका उच्चारण जो है वह नासिका से तो होता है, ये अनुनासिक है, परंतु इसका उच्चारण साथ ही साथ होता है। अब जैसे देखिए, हंस और हंस, तो यहाँ जो हंस है ह के साथ ही उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल मध्यवर्ती उच्चारण है चंद्र बिंदु का। लेकिन हंस आप देखिए कि यहाँ उच्चारित हो रहा है यह अनुस्वार। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से लिखें, हालांकि इसका प्रचलन नहीं है, तो हंस को यहाँ लिखना चाहिए, बीच में लिखना चाहिए, अनुस्वार को बीच में देना चाहिए, हंस उच्चारण ऐसे, और हंस ह के साथ ही उच्चारण, वह हंस रहा है। हाँ, तो ह के साथ ही यह जो है अनुनासिक ध्वनि जो है मिली हुई है, और यहाँ ह और आ के बाद है अनुस्वार। बिल्कुल विलग स्थिति है, असंलग्न स्थिति है, सेपरेट इसका ये प्लेस है। तो यह ध्यान में रखना है, हंस तो आ के बाद और स के पहले इसका उच्चारण होता है, हंस। हंस तैर रहा है, वह हंस रहा है, तो हंस रहा है, तो अनुस्वार और ये समझेंगे। तो इसका सेपरेट उच्चारण होता है, और इसमें अनुनासिक चंद्र बिंदु जो है ये द्विस्थानिक होता है। जैसे देखिए, हंस, तो हंस ह का उच्चारण स्थान कंठ है, और चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान नासिका है। तो यह द्विस्थानिक है, कंठ्य नासिक्य है, यह कंठ्य नासिक्य है। यह ध्यान में रखना है, ये इसका उच्चारण, और अंग का उच्चारण ये भी कंठ्य नासिक्य है। परंतु रंग को देखेंगे, यहाँ जो रंग है, रंगने की वस्तु जो है वो मैंने बताई। तो रंग, तरह का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। अभी बताया नहीं मैंने, लेकिन री से कुछ कुछ अनुमान आप कर सकते हैं। मूर्धन्य है, और इसी के उच्चारण पर बताएंगे। और फिर इसका उच्चारण स्थान चंद्र बिंदु का नासिका है। इसीलिए रंग में र और चंद्र बिंदु का जो उच्चारण है वह मूर्धन्य नासिक्य है, मूर्धन्य नासिक्य है। तो यह हमें समझ रखने की आवश्यकता है। तो आज हमने स्वरों के, संस्कृत स्वर अक्षरों के उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से समझा है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह बात जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और फिर इसको भुला पाना संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।